Hello everyone, I am Mahipal Swami, PGT Physics from KB2 BCom. स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे ही अगर ये चार्ज रेस्ट पे है तो हमने ये पढ़ा है कि इसके चारों तरफ क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये जाना कि जब वही चार्ज मोशन करने लग जाता है, जब वो चार्ज मोशन में आ जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लग जाता है। और इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता लगा कि जब चार्ज मोशन में आता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब चार्ज रेस्ट पे था तो वहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन जैसे ही चार्ज मोशन में आ गया, जैसे ही चार्ज मोशन में आ जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। और ये जो इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, देखने में बहुत आसान लग रहा है ये, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, इस फिनोमेना के बाद में हमें फिजिक्स की एक नई ब्रांच डेवलप करनी पड़ी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और सबसे पहले ये फिनोमेना 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने दिया। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जब ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक्सीडेंटली उन्होंने इस अमेजिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना। तो वो एक्चुअल में कर क्या रहे थे उस दिन, वो अपने लैब में थे, वहाँ पर एक वायर रखा हुआ था और वो इस वायर में से कोई करंट फ्लो कर रहे थे। उसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी। तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये उस टाइम ये ऑब्जर्व किया कि जब उस वायर में से करंट फ्लो करते हैं तो उस मैग्नेटिक नीडल में सडन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। और ये इतना सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना जनरेट हुआ। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और फिर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए और उससे कुछ रिजल्ट निकाले। चलो हम डिस्कस करते हैं कि वो रिजल्ट क्या थे, वो ऑब्जर्वेशन क्या थे। देखो हमारे पास एक सिंपल सा सेटअप है जिसमें एक वायर रखा हुआ है, ये वायर करंट कैरी कर रहा है। इसके लिए हमने क्या किया, इस सर्किट में एक बैटरी लगा रखी है, एक हमारे पास स्विच है, एक रियोस्टेट है ताकि हम करंट को कंट्रोल कर सकें, और इस वायर के पास में एक हमने मैग्नेटिक नीडल रख दिया। तो ओरस्टेड के जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ इस तरह से थे कि जैसे ही हम ये स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के साथ ही इस वायर में से करंट फ्लो होती है और इस वायर में करंट फ्लो होने की वजह से वायर के पास में जो नीडल रखी हुई है उसमें सडन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। फिर उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की कि जैसे ही हम इस मैग्नेटिक नीडल को इस वायर से दूर लेके जाते हैं या इस वायर के पास लेके आते हैं तो जो डिफ्लेक्शन का अमाउंट है वो चेंज हो रहा है, यानी डिफ्लेक्शन कम या डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से जब हम ये जो रियोस्टेट है, इस रियोस्टेट को अगर हम वेरी करते हैं यानी करंट को कम या ज़्यादा करते हैं तो अगेन जो डिफ्लेक्शन का अमाउंट है वो चेंज हो रहा है। फिर उन्होंने एक काम और किया, उन्होंने ये देखा चलो हम एक काम करते हैं, इस बैटरी की टर्मिनल चेंज करके देखते हैं। तो हम इस फिगर में आते हैं। तो इस फिगर में क्या चेंज है, इस फिगर में बस केवल इतना सा चेंज है कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी के टर्मिनल हमने चेंज किए हैं। और बैटरी के टर्मिनल चेंज करने पे हमने ये देखा कि जो कंपास में इस बार डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ है वो प्रीवियस डिफ्लेक्शन के जस्ट अपोजिट है। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन से ओरस्टेड ने कुछ रिजल्ट निकाले और वो रिजल्ट कुछ इस तरह से है। नंबर 1 हम ये रिजल्ट बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब भी कोई वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ देयर इज अ करंट, इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई जरूरी नहीं मैग्नेट है तब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी हमारे पास कोई वायर है, उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तब भी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता जाता है जैसे जैसे हम वायर से जो डिस्टेंस है हमारी उसको इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपास है, कंपास को जैसे जैसे हम दूर लेके जाएंगे इसका डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। और बिल्कुल होगा जैसे ये वायर है,
तो वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। ये कुछ उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर मेरे पास मैग्नेट है, मैग्नेट के पास में मैंने कंपास रखा हुआ है, एक मैग्नेट के दूर कंपास रखा हुआ है, तो जो मैग्नेट के पास में कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जो दूर वाला है उसमें कम डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट निकला। क्या है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और वायर से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। इसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट और आपको याद है, ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा, रियोस्टेट को हमने चेंज किया था। तो रियोस्टेट को चेंज करने से एक बार मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। रियोस्टेट को मैं इस तरह से वेरी कर रहा हूँ कि वायर सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, इसका मतलब यहां जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इंक्रीज होगा। करंट को इंक्रीज करने से यहां डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। और लास्ट एक्सपेरिमेंट, जो लास्ट रिजल्ट है, इससे ये निकल सकता है कि जो वायर है, इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है और जो मैग्नेटिक फील्ड यहां क्रिएट हो रहा है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हो रहा है। तो इस सर्कल के फॉर्म में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत बार छोटी क्लासों में किया है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं, देखो ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत बार किया है कि ये मेरे पास एक वायर है और इस वायर में से, और इस वायर को किसी कार्डबोर्ड में से मैं इस तरह से पास करवा रहा हूं और ये उस वायर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन है। और मैं अगर इस कार्डबोर्ड पर यहाँ पर अगर कंपास बॉक्स रखता हूँ, मैग्नेटिक कंपास रखता हूँ, तो इस मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है उसका एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन आ जाएगा, उसकी एक फिक्स डायरेक्शन होगी। मान लेते हैं अभी इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है, फिर मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, यहाँ रखता हूँ, फिर इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाती है, फिर इसकी जगह चेंज करता हूँ, फिर इसकी जगह चेंज करता हूँ। तो इस तरह से हर बार मैं ये देख रहा हूँ कि उसकी एक फिक्स डायरेक्शन आ रही है। और जब हम इन सभी अलग अलग ओरिएंटेशन को आपस में मैच करते हैं तो हमें एक सर्कल मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वायर है, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो सर्कल के फॉर्म में हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं इस बार मैग्नेटिक नीडल को यहाँ रखूं और अगेन ये पाथ पूरा कंप्लीट करूं तो मुझे वापस क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। इससे ये रिजल्ट निकलता है कि वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हो रहा है। छोटी क्लासों में हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया है कि इस कार्डबोर्ड के ऊपर अगर मैं आयरन फिलिंग डाल देता हूँ और इस वायर में से करंट फ्लो करता हूँ और उसके बाद में जब मैं इस कार्डबोर्ड को टैप करूंगा तो टैप करने पे हम देखते हैं कि जो आयरन फिलिंग है वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ले लेती है, पर्टिकुलर शेप ले लेती है, और वो शेप हम देखते हैं वो हमें सर्कल के फॉर्म में मिलती है। तो दीज आर दी रिजल्ट ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट जो हमारे पूरे चैप्टर में काम आएंगे। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका नॉर्थ पोल किधर जा रहा है, साउथ पोल किधर जा रहा है, ये नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों आया, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ सिंपल से रूल हैं, उन रूल को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अभी अभी हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट किया। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में जो नीडल होता है उसका कोई ना कोई फिक्स ओरिएंटेशन आ रहा था, फिर जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो ओरिएंटेशन उसके जस्ट अपोजिट हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, इसको देखने के लिए हम कुछ रूल डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए कुछ हम रूल डिस्कस करते हैं। तो इसी रूल में सबसे पहला रूल हमारे पास निकल के आता है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। तो बहुत ही सिंपल रूल है और इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें हम ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी इमेजिन अ मैन, अगर हम किसी मैन को इमेजिन करें जो करंट की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वायर के अलोंग, यानी इफ वी इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ये वायर है और वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम एक खुद को एज्यूम कर लेते हैं कि हम इसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में
स्विम कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट करंट एंटर्स थ्रू हिज फीट एंड लीव्स एट हिज हेड। जब हम करंट की डायरेक्शन में फ्लो करें, इसका मतलब कुछ इस तरह से तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि करंट हमारे पैरों से एंटर हो रहा है और हमारे हेड से बाहर निकल रहा है। यानी इसको शॉर्ट में ऐसे समझो कि हम करंट की डायरेक्शन में वायर के अलोंग स्विम कर रहे हैं। तो then n pole of the magnetic needle will be deflected towards his left hand। जैसे ये वायर है, वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और हम ऐसे स्विम कर रहे हैं, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ मैग्नेटिक नीडल का एन पोल रिफ्लेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल है, मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, तो ये जो एन पोल है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया? मैं वापस रिपीट करता हूँ। जैसे इस बार हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक वायर है और वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस तरह से एक मैग्नेटिक नीडल रख दी। तो ये मैग्नेटिक नीडल का एन पोल हम एज्यूम कर रहे हैं, ये एस पोल एज्यूम कर रहे हैं। तो एम्पियर का स्विमिंग रूल क्या कहता है कि हमें खुद को करंट की डायरेक्शन में स्विम करता हुआ एज्यूम करना है। तो हम इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन में स्विम करते हुए। तो हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये वाला। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगा इस बार, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। जैसे ये वायर का ओरिएंटेशन हम कुछ इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं कि ये वायर है, ठीक है। अब देखो हम फिर से एज्यूम करते हैं कि ये वायर इस तरह से है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये एक हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर एक मैन है जो इसकी डायरेक्शन में ही स्विम कर रहा है। देखो अभी ये कुछ इस तरह से ही स्विम कर रहा है बेटा, ये तो ये इस तरह से स्विम कर रहा है और हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक नीडल रखी हुई है एन और एस। तो जब हम इस तरह से स्विम कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से स्विम कर रहे हैं, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है इस तरफ, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसका ये लेफ्ट हैंड है। तो ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का वो इस तरफ रिफ्लेक्ट होगा। आई थिंक एम्पियर का स्विमिंग रूल आपको क्लियर हुआ। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, दैट इज स्नो रूल। स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा एम्पियर स्विमिंग रूल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल का ही एक रूल और है हमारे पास जिसको हम एम्पियर स्विमिंग रूल का अल्टरनेट रूल कह सकते हैं। ये है स्नो रूल। तो स्नो रूल के अकॉर्डिंग करंट flows from south to north in a wire held over the magnetic needle। जैसे कोई मैग्नेटिक नीडल है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास हमने यहाँ पर इस तरह से एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है और इस मैग्नेटिक नीडल के जस्ट ऊपर हमने एक वायर रखा हुआ है। यहाँ पर जैसे ये एक वायर है जो इस मैग्नेटिक नीडल के जस्ट ऊपर है। देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अगर हम हमारे डायरेक्शन की बात करें तो ये साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वायर है ये मैग्नेटिक नीडल है और मैग्नेटिक नीडल के जस्ट ऊपर मैंने वायर रखा हुआ है और इस वायर में साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो हो रहा है ओवर द मैग्नेटिक नीडल। द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, ये नीडल है, ये नीडल का नॉर्थ पोल हम एज्यूम कर रहे हैं, ये नीडल का साउथ पोल एज्यूम कर रहे हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट इस तरफ है, तो इसका मतलब ये जो नीडल है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी? इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, यानी ऐसे और ऐसे। एक तरह से ये क्या है? एम्पियर का स्विमिंग रूल ही तो है। तो एम्पियर के स्विमिंग रूल को अगर हम इससे अभी कंपेयर करें तो हमने इसमें वायर को इस तरह से माना, वायर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। तो वापस एज्यूम करो कि एक मैन है जो नीचे से ऊपर की तरफ स्विम कर रहा है, इस तरह से वो स्विम कर रहा है। जैसे अभी मैं है तो यूं स्विम कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरा लेफ्ट हैंड इस तरफ है, तो मैग्नेटिक नीडल जो है उसका नॉर्थ पोल कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये रूल भी यही कहता है। तो आपको स्नो रूल या एम्पियर स्विमिंग रूल में से जो रूल भी अच्छा लगे आप उसको लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में जो मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा था, वो डायरेक्शन किस तरफ दे रहा था, वो हमने एम्पियर स्विमिंग रूल और स्नो रूल से सीखा।
तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को याद करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ स्पेस अराउंड अ इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। तो इन अ सेम मैनर वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। तो इट इज़ अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट एज वेल एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यस, हमें दोनों चीज़ें बोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेट के चारों तरफ भी इस तरह का फील्ड क्रिएट हो रहा है, और इसी तरह से अभी हमने पढ़ा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ भी एक ऐसा स्पेस डेवलप होता है एट विच वी कैन फेल्ट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को, मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से शो किया था, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हम B को यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए हम B सिंबल यूज करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिटेल में समझने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स। तो मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने वाई डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है। हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने का मीनिंग ये हुआ कि आप एज्यूम कर सकते हो इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ अप्लाई होता है, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है। तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं दैट एनी चार्ज Q इज मूविंग विद वेलोसिटी v। कोई चार्ज Q है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है xy प्लेन में विद एंगल थीटा। ये कुछ इस तरह से है कि यहां पर इस डायरेक्शन में b है, यहां पर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इस प्लेन में थीटा एंगल बनाते हुए कोई चार्ज आ रहा है जिसकी वेलोसिटी v है। तो जब ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि आप मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर चार्ज मूव कर रहा है, तो ये चार्ज हो सकता है कोई फोर्स एक्सपीरियंस करे, कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा दिस मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज, कि ये चार्ज की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो चार्ज मूव कर रहा था, इस चार्ज की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना चार्ज की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, ये जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा उसके ऊपर, उतना ही ज़्यादा होगा। इसी तरह से ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के साइन कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल होगा। साइन कंपोनेंट का मीनिंग यहाँ पे ये हुआ कि ये वेलोसिटी है, देखो एक्स वाई प्लेन, अभी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्स वाई प्लेन है कुछ इस तरह से, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर वाई एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है, और ये इधर एक्स एक्सिस है। ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और कुछ इधर इस डायरेक्शन में यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया है कि पार्टिकल मूव कर रहा था। तो हम हमारे 11th क्लास में जो हमने वेक्टर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अब इस वेलोसिटी को हम कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कंपोनेंट में जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि थीटा वाला कंपोनेंट, जैसे कि हमें मालूम है जो थीटा वाला कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट इज v of cos theta and this component is v of sin theta। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे v sin थीटा। और इसी तरह से ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑफ कोर्स दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ये फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं इसके नीचे यहाँ पर
बी सिंबल यूज कर रहा हूँ, एफ बी यानी मैग्नेटिक फोर्स। जब हम इन तीनों फॉर्मूलाज को कंबाइन करते हैं देन वी गेट एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा एंड देन एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 है। तो ये जो वैल्यू आई है दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो ये तो बाहर आ जाएगा, और इन वेक्टर नोटेशन एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स। तो इसको आप नोट कर सकते हो एफ बी इज इक्वल्स टू, अच्छा क्योंकि आपने वेक्टर में लिखा है तो यहाँ पर भी वेक्टर साइन आ जाएगा। सो एफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तो अब आप अपना 11th क्लास का वेक्टर वाला फॉर्मूला याद कीजिए। कोई भी दो वेक्टर है किसी प्लेन में है, याद कीजिए आप, जैसे ये प्लेन है यहाँ पर दो वेक्टर कुछ इस तरह से रखे हुए हैं, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी। और अगर आप ए क्रॉस बी करते हो, ए क्रॉस बी, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है, और राइट हैंड थंब रूल, और बी क्रॉस ए, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। तो यहाँ पर अब मुझे ये फाइंड करना है, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया इसका, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा। अब मुझे ये जानना है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे हमने देखा कि इधर v क्रॉस b आया हुआ है, तो आप देखिए v इधर है, ये xy प्लेन है, इसका मतलब v यहाँ पे है कि इधर कहीं, ये इधर b है। तो अगर आप v से b की तरफ स्क्रू को घुमाओगे या v से b की तरफ आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे तो अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन आपने बनाई थी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। So this is the formula of magnetic Lorentz force, and the magnitude of this force can be written as that Fb is equals to QVB sine theta, because A cross B can be written as that AB sine theta. And from this equation we can find the direction of force also. So let's find the direction of magnetic force. Here we use a simple right hand thumb rule, or we can use Maxwell's screw rule. Suppose let's consider two planes here, and in these two planes we consider two vectors. Suppose in first condition B is in this direction and B is in this direction, and this is the direction of velocity vector. This is the direction of in which charge is moving. And in second case we assume that here v vector and this is the b vector. Now according to this formula force is in the direction of a v cross b, or we can say that force is the perpendicular to the plane in which v and b lies. For example, जैसे हमने यहाँ पर ये प्लेन कंसीडर किया है और इस प्लेन में v और b दोनों लाई कर रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर हमने ये प्लेन कंसीडर किया है और ये एक ऐसा प्लेन है जिस प्लेन पे v और b जो दोनों वेक्टर है वो इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर हम देखते हैं कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। उसको चेक करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल अप्लाई करते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर मैं कोई स्क्रू को कंसिडर करूँ, जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया दिस इज़ माय स्क्रू, तो अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं कॉर्क स्क्रू रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें इस स्क्रू को V से B की तरफ रोटेट करना है। तो जब हम V से B की तरफ इसको रोटेट करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा इस डायरेक्शन में V है और इस डायरेक्शन में B है। जब हम V से B की तरफ स्क्रू को रोटेट करेंगे तो इस स्क्रू की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे से ऊपर की तरफ।
इसी तरह से अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इस डायरेक्शन में v ऊपर है, b नीचे है, और जब हम v से b की तरफ स्क्रू को रोटेट करते हैं, आपको ध्यान होगा अगर हम इस डायरेक्शन में स्क्रू को रोटेट करेंगे, क्योंकि ये राइट हैंडेड स्क्रू है, और जब इसको इस डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये स्क्रू ओपन होगा। ओपन होने का मतलब है इस स्क्रू का जो मोशन है वो नीचे की तरफ होगा। तो इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इन दिस प्लेन फोर्स इज applying in this direction. So this is the direction of magnetic force, but in this plane force is in this direction, downward, acting downward and perpendicular to this plane. This is the direction of magnetic force. और ये जो सेम प्रोसेस है हम राइट हैंड थंब रूल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।